हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की प्रिपरेशन के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज चली हुई है उसकी आज की क्लास जो है आ चुकी है। और इस ऑनलाइन क्लास में हम जो है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर सेक्शन के। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये क्लास जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाली है क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो एचपीएसएससी द्वारा जो है वो पूछे गए हैं आपके वेरियस एग्जाम्स में। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक तो क्विक रिवीजन भी आपका होगा, साथ में यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट भी रहेगा। ठीक है, जिससे आपकी जो है वो प्रिपरेशन एनालिसिस यानी कि नॉलेज एनालिसिस भी आपको रहेगी कि आपकी तैयारी कितनी चली हुई है और कितने अच्छे तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट का फायदा यही रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ जाएंगे धीरे धीरे और उसी तहत आप जो है लाइव चैट में अपना उत्तर बता सकते हैं। 10 से 15 सेकंड का समय आपको वहां पर दिया ही जाता है और लास्ट में अपना जो है कमेंट स्कोर जो है आपका जो स्कोर रहेगा, ठीक है, तो वो भी कमेंट में बताना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को जो है हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है आज के सेशन का, द थर्ड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज। यहाँ पर हिंदी मीडियम भी दिया गया है, इंग्लिश मीडियम भी दिया गया है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है अपना मीडियम सेलेक्ट करके आंसर उसी हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, तो द थर्ड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज, ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर है एक नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर या फिर प्रेजेंटेशन लेयर। जल्दी से उत्तर बता दीजिए। 10 से 15 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। जी, तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो है आपके पास ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म पर्टेनिंग टू द इंटरनेट। निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? कीबोर्ड, लिंक, ब्राउजर या फिर सर्च इंजन। काफी ज्यादा बेसिक सा प्रश्न है और बेसिक से एडवांस तक आपको लेकर जाऊंगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। ठीक है, बाकी यहां पर गारंटी मैं देता हूं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाने की। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म पर्टेनिंग टू द इंटरनेट? कीबोर्ड, लिंक, ब्राउजर या फिर सर्च इंजन। सभी के कमेंट जो है पढ़े जाते हैं। मैं पहले बता दूं कि सभी के कमेंट पढ़े जाते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके कमेंट नहीं पढ़े जाते, बट ये लाइव प्रीमियर होता है इसीलिए हम आपका नाम नहीं ले पाते हैं। ठीक है, बाकी कमेंट सभी के पढ़े जाते हैं। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है आपका इंटरनेट से संबंधित शब्द नहीं है। बाकी लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन आप जानते हैं कि इंटरनेट से संबंधित जो है वो शब्द रहते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू इज इन्वेंटेड बाय। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टॉम बर्नर्स ली ने, टिम बर्नर्स ली ने, टाइक बर्नर्स ली ने या फिर ट्यूम बर्नर्स ली ने। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा बी, टिम बर्नर्स ली ने। टिम बर्नर्स ली ने जो है आपके पास डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है वो किया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर्स। निम्न में से कौन सा कार्य जो है वो सर्वर द्वारा नहीं किया जाता है? ईमेल प्रोसेसिंग का, डाटाबेस शेयरिंग का, स्टोरेज का या फिर वर्ड प्रोसेसिंग का। ये भी जल्दी से बता दीजिए। निम्न में से कौन सा कार्य सर्वर द्वारा नहीं किया जाता है? ईमेल प्रोसेसिंग, डाटाबेस शेयरिंग, स्टोरेज या फिर वर्ड प्रोसेसिंग। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा डी, वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य जो है वो आपके पास सर्वर्स द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है। बाकी ईमेल प्रोसेसिंग, डाटाबेस शेयरिंग और स्टोरेज का कार्य जो है आपके पास वो सर्वर्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल। अवांछित ईमेल जो आपके पास रहते हैं इसके लिए कौन सा शब्द है? न्यूज ग्रुप है, यूजनेट है, फ्लेमिंग है या स्पैम है। ईमेल में भी आपके पास ये ऑप्शन पड़ा रहता है, आपको पता ही है। मोबाइल में भी आपके पड़े रहता है जब आप ईमेल ओपन करते हो तो वहां पे व्हाट इज द टर्म। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा स्पैम, डी। ठीक है, काफी ज्यादा बेसिक से ये प्रश्न है और एडवांस लेवल में भी हम जाएंगे जल्दी। ठीक है,
चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑपरेटिंग मोड ऑफ टेलनेट इज फुल ड्यूप्लेक्स। टेलनेट का कौन सा ऑपरेटिंग मोड जो है पूर्ण द्वैध है? डिफॉल्ट मोड, सर्वर मोड, लाइन मोड या फिर नन ऑफ दीज? जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर भी। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा सी, लाइन मोड। ठीक है, बाकी जो डिफॉल्ट मोड है, सर्वर मोड है, ये आपके पास जो है वो फुल ड्यूप्लेक्स में नहीं आते हैं, टेलनेट के जो रहते हैं। ठीक है, लाइन मोड जो है वो किसका मोड रहता है? टेलनेट का रहता है और ये फुल ड्यूप्लेक्स में आता है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ HTML पेजेस। ठीक है, निम्न में से कौन सा HTML प्रकार का पृष्ठ पेज नहीं है? स्टैटिक, डायनेमिक या फिर डायरेक्टरी लिस्टिंग या फिर नॉर्मल? जल्दी से उत्तर बता दीजिए। सभी व्यूअर्स काफी अच्छे तरीके से जुड़ रहे हैं और स्वागत है आप सभी का जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की इस प्रिपरेशन ऑनलाइन क्लास में। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा डी, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल जो आपके पास वो HTML प्रकार का पृष्ठ नहीं है। बाकी स्टैटिक, डायनामिक, डायरेक्टरी लिस्टिंग जो है ये HTML प्रकार के पृष्ठ आपके पास रहते हैं, यानी कि पेजेस आपके पास रहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहीं से काफी कुछ क्लियर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपके पास कोड रेड इज ए। कोड रेड क्या है? एक वायरस है, वर्म है, सॉफ्टवेयर है या फिर ऑल ऑफ दीज? कोड रेड इज अ वायरस, वर्म, सॉफ्टवेयर और ऑल ऑफ दीज? इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा बी, वर्म। ठीक है, कोड रेड जो है आपके पास वर्म है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज। पासवर्ड चोरी करने का अपराध का सामान्य नाम क्या है? ठीक है, पासवर्ड चोरी के अपराध का सामान्य नाम क्या है? स्पूलिंग है, हैकिंग है, स्पूफिंग है या फिर नन ऑफ दीज? द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज स्पूलिंग, हैकिंग, स्पूफिंग, नन ऑफ दीज? बता दीजिए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा सी, स्पूफिंग। ठीक है, जब कोई पासवर्ड चुराता है तो उसे स्पूफिंग कहते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन रेफर्स टू ऑपरेशन ऑफ। तार्किक गुणन किसके प्रचालन को संदर्भित करता है? ठीक है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट या फिर इन्वर्टर गेट? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन रेफर्स टू ऑपरेशन ऑफ और गेट, एंड गेट, नॉट गेट या फिर इन्वर्टर गेट? चलिए, तो इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास एंड गेट। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड को किस नाम से जाना जाता है? एनक्रिप्शन के, फायरवॉल के, पासवर्ड प्रूफिंग के या फिर नन ऑफ दीज? जल्दी बता दीजिए। ठीक है, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज एनक्रिप्शन, फायरवॉल, पासवर्ड प्रूफिंग, नन ऑफ दीज? इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ए, एनक्रिप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स कैन बी यूज्ड एज पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्टर? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स कैन बी यूज्ड एज पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्टर? डिजिटल काउंटर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, या फिर एडर? जल्दी से बता दीजिए। डिजिटल काउंटर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर या फिर एडर? इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर जो है आपके पास रहता है सर्किट। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डाटा कैन बी चेंज फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्परल कोड बाय यूजिंग। किसका इस्तेमाल करके डाटा में स्पेशल कोड से टेम्परल जो कोड आपका रहता है बदलाव किया जा सकता है? ठीक है,
जल्दी से बता दीजिए, शिफ्ट रजिस्टर से, काउंटर से, कॉम्बिनेशनल सर्किट से या फिर एडी कन्वर्टर से। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा शिफ्ट रजिस्टर्स। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर्स का यूज इस्तेमाल करके आप जो है वो डेटा में स्पेशल कोड से टेम्पोरल कोड में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है ये। अगला प्रश्न है, कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स कोड टू। कंपाइलर जो है वो जो आपके पास सोर्स कोड है उसको ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, बाइनरी कोड में, एग्जीक्यूटेबल कोड में, या फिर बोथ ए एंड बी। जल्दी से बता दीजिए इसका भी उत्तर। तो यहां पर अगर हम कंपाइलर की बात करें तो आपके पास वो सोर्स कोड जो है वो मशीन कोड में भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, आपके पास ट्रांसलेट करता है, सॉरी, और बाइनरी कोड में भी ट्रांसलेट करता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी। आपको याद रखना है, सोर्स कोड आपके पास जो है वो मशीन कोड में भी और आपके पास बाइनरी कोड में भी ट्रांसलेट होता है कंपाइलर के थ्रू। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज और आर परफॉर्म बाय द पार्सर। ठीक है, निम्न में से कौन सा कार्य पार्सर द्वारा किया जाता है? शिफ्ट का, रिड्यूस का, एक्सेप्ट का, या फिर ये सभी? पार्सर का क्या काम है? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए लाइव चैट में। यहाँ पे आपके पास सही उत्तर रहेगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगर हम बात करें पार्सर, तो पार्सर आपके पास जो है वो शिफ्ट भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, शिफ्ट के लिए भी, ठीक है, रिड्यूस के लिए भी और एक्सेप्ट के लिए भी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिपेंडेड अपॉन। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रबंध आधारित है पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस या ऑल ऑफ दिस? जल्दी से बता दीजिए। मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिपेंडेड अपॉन पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस या फिर ऑल ऑफ दीज? जी, तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑल ऑफ दीज। क्योंकि आपके पास जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसको मैनेज करने के लिए आपके पास क्या रहता है? किस पर मैनेजमेंट डिपेंड रहती है? उसकी पीपल पर भी, लोगों पर भी रहेगी, उत्पाद पर भी रहेगी, प्रोडक्ट पर, ठीक है, बाकी प्रक्रिया क्या है उस पर भी तो डिपेंड रहेगी। तो यहाँ पे जो है ये सभी जो है इस पर मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, आपको याद रखना है। चले बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जीवन चक्र में प्रथम चरण है डेटाबेस डिजाइन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सिस्टम डिजाइन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस? जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर भी। जो आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसमें फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा डी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, सबसे पहले तो आपको रिक्वायरमेंट्स की गैदरिंग करनी है, उसके बाद एनालिसिस करनी है। तो ये सब कुछ जो है वो फर्स्ट स्टेप रहता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। ठीक है, आपको याद रखना है प्रथम चरण में। अगला प्रश्न है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ फिजिकल डिजाइन इन सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल? सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल में निम्न में से कौन सा फिजिकल डिजाइन का चरण है? डाटा डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, यूजर इंटरफेस डिजाइन या फिर ऑल ऑफ दीज? Which of the following is a step of physical design in software design model? Data design, process design, user interface design या फिर all of these? तो अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल में फिजिकल डिजाइन के जो स्टेप रहता है उसमें आपके पास डाटा डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन और यूजर इंटरफेस डिजाइन, ये सभी जो है रहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आपको याद रखना है।
बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रूट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ठीक है, आपको यहां पर बताना है कि रूट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, सिम्युला या फिर नन ऑफ दीज। रूट ऑफ क्लास और जो आपके पास लक्ष्योन्मुखी भाषा है वो कौन सी है? सी प्लस प्लस है, जावा है, सिम्युला है या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर रहेगा सी, सिम्युला। ठीक है, सिम्युला जो आपके पास वो रूट ऑफ क्लास भी है आपके पास और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यानी कि लक्ष्योन्मुखी भाषा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट? सिन, आयोस्ट्रीम, ठीक है, रीड या फिर नन ऑफ दिस। निम्न में से कौन सा सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट है? सिन है, आयोस्ट्रीम है, रीड है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ए, सिन। ठीक है, सिन जो आपके पास सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर? डाटा स्ट्रक्चर, निम्न में से कौन सा डेटा संरचना का प्रकार है? लीनियर यानी कि रेखिक, उसके बाद नॉन लीनियर, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीस। जल्दी से बता दीजिए कौन सा जो है वो डेटा स्ट्रक्चर का आपके पास यहाँ पे टाइप है? लीनियर है, नॉन लीनियर है, बोथ ए एंड बी है या फिर नन ऑफ दीस? तो इसके उत्तर की अगर हम बात करें तो आपके पास डेटा स्ट्रक्चर में जो है लीनियर भी आपके पास टाइप रहता है, नॉन लीनियर भी रहता है। तो यहाँ पे आपके पास उत्तर सही रहेगा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, डेटा संरचना के जो प्रकार हैं वो रेखिक भी है और अरेखिक भी है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच डाटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन? ठीक है, इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में रूपांतरित करने के लिए, ठीक है, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत है? ब्रांच, क्यू, ट्री या फिर स्टैक? जल्दी से बता दीजिए, ब्रांच, क्यू, ट्री या फिर स्टैक? तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा डी, स्टैक। ठीक है, इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में अगर आपको जो है वो रूपांतरित करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटर? ठीक है, जो आपके पास कंप्यूटर इज डिराइव्ड, आपको बताना है फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड। किस भाषा में से कंप्यूटर शब्द जो है आया है? लैटिन से, ग्रीक से, रोमन से या फिर अंग्रेजी से? लैटिन, ग्रीक, रोमन, इंग्लिश। कंप्यूटर शब्द, तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ए, लैटिन से। ठीक है, कंप्यूटर शब्द जो है आपके पास वो लैटिन भाषा से डिराइव हुआ है, आया है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स, कंप्यूटर जो आपके पास प्रणाली है उसमें शामिल है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस या फिर ऑल ऑफ दिस? काफी यहाँ पे बेसिक सा प्रश्न है ये भी। अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस या फिर ऑल ऑफ दिस? तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा कि कंप्यूटर सिस्टम में आपके पास जो है वो हार्डवेयर भी रहता है, सॉफ्टवेयर भी रहता है, बाकी जो पेरिफेरल डिवाइसेस आपके पास रहते हैं वो भी रहते हैं। तो डी आपके पास सही उत्तर रहेगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, बेसिक से प्रश्न दोस्तों, क्योंकि बेसिक से ही एडवांस लेवल में हम जा सकते हैं। एक साथ जो अगर हम एडवांस लेवल में जाएंगे तो इससे फायदा नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स कैंडिडेट हैं जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा नहीं है आज तक, तो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अगला प्रश्न है
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, निम्न में से कौन सा उपकरण जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट को, प्रोसेसर को, माइक्रो प्रोसेसर को, या फिर वैक्यूम ट्यूब को? जल्दी से बता दीजिए। तो चलिए जान लेते हैं, इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब को जो है वो फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इस उपकरण को। बाकी दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर की हमने बात की थी, आपके पास कब यूज किया जाता है? चौथी, ठीक है, फोर्थ जनरेशन में आपके पास इस्तेमाल किया गया है। तो इसी तरह से बाकी भी यहाँ पे रहेंगे, आपको हर जनरेशन से याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज पोर्टेबल कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, या फिर नन ऑफ दीज? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज पोर्टेबल कंप्यूटर? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका सही उत्तर रहेगा नन ऑफ दीज, डी। क्योंकि यहाँ पे आपके पास अगर हम बात करें इन तीनों की, तो इसमें से पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं, और पोर्टेबल कंप्यूटर भी काफी ज्यादा यहाँ पे रहते हैं टाइप्स। ठीक है, तो वो हम विस्तार से चर्चा फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि मॉक टेस्ट सीरीज हमारी चली हुई है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज्ड इन द वेदर फोरकास्टिंग। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मौसम का पूर्वानुमान करने में इस्तेमाल किया जाता है? जो वेदर फोरकास्टिंग आपकी रहती है उसमें कौन सा कंप्यूटर रहता है? नोटबुक कंप्यूटर्स, टैबलेट, माइक्रो कंप्यूटर्स, या फिर सुपर कंप्यूटर? जल्दी से लाइव चैट में अपना उत्तर बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का भाग कौन सा नहीं है निम्न में से? ठीक है, प्रोग्राम यूनिट नहीं है, कंट्रोल यूनिट नहीं है, स्टोरेज यूनिट नहीं है, या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट नहीं है? लाइव चैट में उत्तर बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ए, प्रोग्राम यूनिट। ठीक है, प्रोग्राम यूनिट जो है आपके पास वो सीपीयू का यहाँ पे भाग नहीं है। बाकी जो कंट्रोल यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, वो सीपीयू के यहाँ पे भाग रहते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर्स कैन बी यूज्ड टू मेक कंप्यूटर्स, डिजिटल सिस्टम्स, कैलकुलेटर्स, या फिर ऑल ऑफ दीज? माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके बनाया जा सकता है एक कंप्यूटर, या फिर डिजिटल सिस्टम्स, कैलकुलेटर्स, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, कंप्यूटर्स, डिजिटल सिस्टम और कैलकुलेटर्स जो है आपके पास माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज करके बनाए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है सिवाय स्कैनर के, माउस के, कीबोर्ड के या प्रिंटर। इसमें से कौन सा जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है? सिंपल सा बात है, आपको बताना है जल्दी से। स्कैनर नहीं है, माउस नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, प्रिंटर नहीं है। काफी ज्यादा बेसिक सा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर रहेगा डी, प्रिंटर। प्रिंटर जो है आपके पास ये इनपुट डिवाइस आपके पास नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, हाउ कैन वी मेजर द स्पीड ऑफ रैम। हम रैम की स्पीड कैसे माप सकते हैं? कैपेसिटी, बस विड्थ से, या फिर बस स्पीड से, बोथ बी एंड सी? जल्दी से बता दीजिए। काफी अच्छी तरीके से सभी जो उत्तर दे रहे हैं और जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा बोथ बी एंड सी। ठीक है, बस विड्थ एंड स्पीड, जो आपके पास बस की विड्थ और स्पीड रहती है उसमें आपके पास जो है वो रैम की स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच इज और आर द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट। ठीक है, रोम, रैम, या फिर पीरोम, या फिर ऑल ऑफ दिस? वो कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जो भूलती नहीं है? रोम, रैम, पीरोम, या फिर उपरोक्त सभी?
तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ए, रोम। ठीक है, रोम जो है आपके पास एक ऐसी कंप्यूटर मेमोरी है जो भूलती नहीं है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो, निम्न में से कौन सी मेमोरी का भंडारण धीमा है? कैश मेमोरी, ठीक है, या फिर रैम, मैग्नेटिक डिस्क, या फिर ऑप्टिकल डिस्क? जल्दी से इसका भी उत्तर बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अ कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन, ठीक है, EBCDIC, ठीक है, बाय 1 बिट, 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स? जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा 8 बिट्स। ठीक है, 8 बिट्स जो है आपके पास रहते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पर काम करने के लिए जरूरी है? कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, असेंबली है, या फिर इंटरप्रेटर है? ठीक है, ये आपको आना चाहिए। काफी ज्यादा मजेदार प्रश्न है और लाइव चैट में जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आज की वीडियो में हमने बातें कम ही की, जो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट जो है आते हैं कि बातें कम करिए, आप जो है कंटेंट पे फोकस करिए। तो आपके सजेशन हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, हमारे व्यूअर्स के जैसे सजेशन होंगे हम वैसा ही करेंगे। तो अभी इस वीडियो में तभी तो हमने बातें कम की और साथ में आपके लिए कंटेंट पे ज्यादा फोकस किया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास सही उत्तर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके पास इंपॉर्टेंट होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जरूरी होता है, नेसेसरी होता है कंप्यूटर पर काम करने के लिए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर अनुदेश लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। प्रोसेसिंग कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, कोडिंग कहते हैं, या फिर फाइल कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने की प्रक्रिया, सिंपल सा प्रश्न है, तो जल्दी से बता दीजिए। प्रोसेसिंग कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, कोडिंग कहते हैं, या फिर फाइल कहते हैं? तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा सी, कोडिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर पर जो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो लिखने की प्रक्रिया को हम जो है कोडिंग कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, अगला प्रश्न है कोबोल, ठीक है, कोबोल इज वाइडली यूज्ड इन विच एप्लीकेशन? साइंटिफिक, कमर्शियल, मैथमेटिकल, या फिर स्पेस? कोबोल इज वाइडली यूज्ड इन विच एप्लीकेशंस? जल्दी बता दीजिए। कोबोल एक आपके पास लैंग्वेज है, तो वो वाइडली यूज की जाती है किस एप्लीकेशन में? ठीक है, साइंटिफिक में, कमर्शियल में, मैथमेटिकल में, या फिर स्पेस में? तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा बी, कमर्शियल। ठीक है, वाणिज्यिक, कमर्शियल जो है आपके पास इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? निम्न में से कौन सी पूर्ण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? ठीक है, आपको बताना है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है। सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, या फिर ये सभी हैं? जल्दी से बता दीजिए। काफी तरीके से सभी जो है उत्तर दे रहे हैं काफी अच्छे तरीके से। तो इसका सही उत्तर है आपके पास सी, जावा। ठीक है, जावा जो आपके पास प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अ कंप्यूटर प्रोग्राम व्हिच कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित, ठीक है, जो आपके पास कन्वर्ट करता है उसे क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, ठीक है, सिमुलेटर कहते हैं, या फिर चेंजर कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर भी। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा बी, कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो पूरे प्रोग्राम को, ठीक है, जो आपके पास संपूर्ण प्रोग्राम है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लिनक्स, ठीक है। लिनक्स इन विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर है या फिर कमर्शियल है या फिर प्रोप्राइटरी है या फिर ओपन सोर्स है, जल्दी से बता दीजिए। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जल्दी से बताइए। घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा आपके पास। लिनक्स जो है आपके पास एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपको याद रखना है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर साथ में क्लोज सॉफ्टवेयर, इस तरह की आपको टाइप जो याद रखने हैं। तो लिनक्स जो है आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टाइप में आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इन एमएस विंडोज डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। एमएस विंडोज में तारीख और समय डेस्कटॉप पर कहां होता है, कीबोर्ड पर, टास्क बार, माई कंप्यूटर या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए कि एमएस विंडोज में तारीख और समय डेस्कटॉप पर कहां होता है। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा टास्क बार में, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच कीबोर्ड ना सॉरी विच कीवर्ड इन एमएस वर्ड is used to align the selected text to both the left and right margin। एमएस वर्ड में कौन सा कीवर्ड चुने हुए टेक्स्ट को दोनों बाएं और दाएं हाशिए में संरेखित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। CTRL प्लस ओ, कंट्रोल प्लस जे या फिर कंट्रोल प्लस सी या फिर कंट्रोल प्लस के, जल्दी से बता दीजिए कौन सा कीवर्ड जो है यूज किया जाता है चुने हुए टेक्स्ट को, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को जो है दोनों बाएं और दाएं हाशिए से में संरेखित करने के लिए, अलाइन करने के लिए। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा दोस्तों कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे जो है जब आप एमएस वर्ड में यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे, ठीक है, कीबोर्ड पे कीवर्ड ये सिलेक्ट करोगे, तो इस केस में जो है जो टेक्स्ट है वो दोनों दाएं और बाएं हाशिए में जो आपका जो है अलाइन हो जाएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन एमएस वर्ड। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्पेसिंग में उपलब्ध नहीं है। नॉर्मल, लूजली, कंडेंस्ड, ठीक है, एक्सपेंडेड, जल्दी से बता दीजिए। नॉर्मल, लूजली, कंडेंस्ड या फिर एक्सपेंडेड, ठीक है, जल्दी बताइए। नॉर्मल है, शिथिल है, संघनित है या फिर विस्तृत है। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा लूजली, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन ड्राइंग टूल बार इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में ड्राइंग टूल बार में कितने प्रकार के ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स जो है उपलब्ध हैं। 4 हैं, 5 है, 10 हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर भी जल्दी से बता दीजिए। एमएस एक्सेल में ड्राइंग टूल बार में कितने प्रकार के ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स उपलब्ध हैं। 4, 5, 10 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच मेन्यू इन एक्सेल हैज फंक्शनल लाइब्रेरी। ठीक है, एक्सेल के किस मेन्यू में फंक्शनल लाइब्रेरी है। इंसर्ट में, फॉर्मूलाज में, टूल्स में या फिर डेटा में। काफी ज्यादा मजेदार क्लास ये हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि लाइव प्रीमियर ये चला हुआ है और काफी तरीके से सभी के कमेंट जो है पढ़े जा रहे हैं, बट हम जो है आपका नाम इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लाइव प्रीमियर है। ये प्रीमियर हो चुकी है क्लास ऑलरेडी, ठीक है। बाकी आपका ये मॉक टेस्ट चला हुआ है तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। इसका सही उत्तर रहेगा इंसर्ट, ठीक है। एक्सेल के किस मेन्यू में फंक्शनल लाइब्रेरी होती है। इंसर्ट मेन्यू में, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट्स रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक्सेल चार्ट जो है प्रत्येक चर के लिए केवल एक मूल्य अभिव्यक्त करता है। फंक्शन, लाइन, पाई या फिर बार। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल। फंक्शन, लाइन, पाई और बार। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा
पाई एक्सेल चार्ट, ठीक है। पाई एक्सेल चार्ट जो है रिप्रेजेंट करता है सिर्फ एक वैल्यू, ठीक है, किसी एक जो है वेरिएबल के लिए, हर एक अलग अलग वेरिएबल के लिए, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल फॉर ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए निम्न में से कौन सा उदाहरण नहीं है? फॉन्ट टाइप, कर्व्स, इंसर्ट बुलेट या फिर ऑल ऑफ दिस? जल्दी से बता दीजिए। एमएस पावर पॉइंट में जो है आपके पास ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए इनमें से कौन सा जो है एग्जांपल नहीं है? फॉन्ट टाइप, कर्व्स, इंसर्ट बुलेट या फिर ये सभी? तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा कर्व्स, ठीक है। कर्व्स जो है आपके पास ये एग्जांपल नहीं है किसका? ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। बाकी फॉन्ट टाइप, इंसर्ट बुलेट ये जो है आपके पास रहते हैं ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट में। अगला प्रश्न है इन पावर पॉइंट रिव्यू प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ। पावर पॉइंट में रिव्यू क्या आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? कौन सी सुविधा प्रदान करता है? कमेंट की, रिसर्च की या फिर आपके पास जो रहते हैं थी सोर्सेज की, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दिस? जल्दी बता दीजिए। कमेंट की, अनुसंधान की, कोश की या फिर इन सभी, ये सभी जो आपके पास रहते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो पावर पॉइंट में रिव्यू जो है आपके पास कमेंट, रिसर्च, ठीक है, कोर्स, इन सभी की जो है यहां पर आपके पास फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आपके पास उत्तर क्या रहेगा? डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इन डीबीएमएस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजिली मॉडिफाइएबल? ट्रिगर, व्यू, स्कीम, स्टोर्ड प्रोसीजर। डीबीएमएस में निम्न में से कौन सा आसानी से बदलने योग्य है? किसे आप आसानी से बदल सकते हैं? ट्रिगर को, व्यू को, स्कीम को या फिर संचित प्रक्रिया को? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप जो है यानी कि डीबीएमएस में आप जो है वो स्कीम को आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाइएबल है, उसको आसानी से बदल सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इन ए हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज, ठीक है, पदानुक्रमित मॉडल में रिकॉर्ड इस रूप में व्यवस्थित किया जाता है? ग्राफ में, लिस्ट में, लिंक्स में या फिर ट्री में? हायरार्किकल मॉडल में रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्राफ की तरह, लिस्ट की तरह, लिंक्स में या फिर ट्री में? जल्दी से बता दीजिए। So in a hierarchical model records are organized as tree, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, इन अ हायरार्किकल मॉडल। So next question is a computer is a or an dash device। बताना है आपको कि कंप्यूटर जो है कौन सा डिवाइस है? कैलकुलेटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है या फिर डी, ऑल ऑफ दिस? जल्दी से बताइए कंप्यूटर कौन सा डिवाइस है? यहां पर काफी ज्यादा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कईयों को जो है कंफ्यूज करेगा जो नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने कंप्यूटर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा बी, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। कंप्यूटर जो है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, आपको याद रखना है, कैलकुलेशंस के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज्ड टू स्टोर डाटा? पेपर टेप्स, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक कोर या फिर मैग्नेटिक टेप? जल्दी से इसका भी उत्तर बता दीजिए कि इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विच टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज्ड टू स्टोर डाटा? पेपर टेप्स, मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक कोर या फिर मैग्नेटिक टेप? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता था? जल्दी से बता दीजिए, सरल सा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास सी, मैग्नेटिक कोर, ठीक है। मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो है आपकी इस्तेमाल की जाती थी डाटा को स्टोर करने के लिए सेकंड जनरेशन यानी कि द्वितीय श्रेणी में, द्वितीय पीढ़ी में, ठीक है।
अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल यूजर कंप्यूटर विद मेनी फीचर्स एंड गुड प्रोसेसिंग पावर। निम्न में से कौन सा एकल यूजर कंप्यूटर है जिसमें कई विशेषताएं और अच्छी प्रसंस्करण जो है आपके पास शक्ति है। सुपर कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स या फिर वर्क स्टेशन। जल्दी से इसका भी उत्तर बता दीजिए। सिंगल यूजर कंप्यूटर्स कौन सा इसमें से जिसके पास जो है बहुत सारे फीचर्स हैं और गुड प्रोसेसिंग पावर है। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा वर्क स्टेशन। ठीक है, वर्क स्टेशन आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। एक नोटबुक कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम। इसका भी उत्तर बता दीजिए। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच जो आपके पास रहती है उसमें किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। नोटबुक कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम। काफी अच्छे तरीके से सभी जो उत्तर दे रहे हैं, तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, एम्बेडेड किया गया होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर उसमें आपके पास रहता है डिजिटल वॉच में। अगला प्रश्न है विच फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटिंग। ठीक है, कंप्यूटर का कौन सा जो है कार्यात्मक घटक जो है कंप्यूटिंग के लिए जिम्मेदार रहता है, यानी कि कंप्यूटिंग किसके द्वारा होती है। सीपीयू से, आउटपुट से, स्टोरेज से या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से किसी से नहीं। जल्दी से बता दीजिए कि कंप्यूटिंग के लिए, ठीक है, कौन सा जो है वो कार्यात्मक घटक जो है कंपोनेंट जो है फंक्शनल कंपोनेंट कंप्यूटर का वो रिस्पॉन्सिबल है। जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक है, याद रखना है आपको, सीपीयू जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है कंप्यूटिंग के लिए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स होल्ड द इंफॉर्मेशन बिफोर इट गोज टू द डिकोडर। कहता है कि निम्न में से कौन सा रजिस्टर डिकोडर को जाने से पहले जानकारी को रखता है। कंट्रोल रजिस्टर, डाटा रजिस्टर, क्यूमुलेटर रजिस्टर या फिर एड्रेस रजिस्टर। जल्दी से बता दीजिए। रजिस्टर्स के टाइप हैं, तो यहां पे जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा रजिस्टर जो है आपके पास रजिस्टर डिकोडर तक जाने के लिए जाने से पहले जो जानकारी को रखता है। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा दोस्तों बी, डाटा रजिस्टर। ठीक है, डाटा रजिस्टर जो है वो रजिस्टर डिकोडर में जाने से पहले जो है वो जानकारी को रखता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाउ मेनी यूनिट्स इन अ सिंगल बस स्ट्रक्चर कम्युनिकेट एट अ टाइम। ठीक है, एकल बस संरचना में कितनी इकाइयां एक समय में संचरित करता है। ठीक है, हाउ मेनी यूनिट्स इन अ सिंगल बस स्ट्रक्चर कम्युनिकेट एट अ टाइम, 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा बी, 2। ठीक है, 2 इकाइयां आपके पास इसमें रहती हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अ माइक्रो प्रोसेसर विद 12 एड्रेस लाइन्स इज कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग। ठीक है, एक जो आपके पास 12 एड्रेस लाइनों वाला एक माइक्रो प्रोसेसर कितने स्थानों के, ठीक है, एड्रेसिंग में सक्षम है। कितने स्थानों के आपको बताना है। 1024 लोकेशन के, 2048 लोकेशन के, 4096 लोकेशन के या फिर 64 लोकेशन के स्थान बताने हैं आपको। 12 एड्रेस लाइनों वाला एक माइक्रो प्रोसेसर जो रहता है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा सी, 4096 स्थानों पर। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू डिराइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड। माइक्रो प्रोसेसर आधारित सिस्टम को चलाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहा जाता है क्या। असेंबली लैंग्वेज, फर्मवेयर, मशीन लैंग्वेज कोड या फिर नन ऑफ दीज। जल्दी से बता दीजिए। द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू डिराइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज, फर्मवेयर, मशीन लैंग्वेज कोड या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है आपके पास माइक्रो प्रोसेसर आधारित सिस्टम को चलाने के लिए।
ठीक है, आपको यहाँ पे याद होने चाहिए इस तरह के बेसिक से प्रश्न है, और एडवांस लेवल के भी कुछ यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, बट बेसिक आपको आने चाहिए। अगला प्रश्न है द डिवाइस विच हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के साथ संवाद करने में मदद करने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, या फिर बोथ ए एंड बी? जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि इनपुट डिवाइस भी आपके पास रहते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं आपकी, आउटपुट डिवाइस भी आपके पास हेल्प करते हैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका माउस इज नोन एज कंट्रोल डिवाइस, गेमिंग डिवाइस, मॉनिटरिंग डिवाइस, या फिर पॉइंटिंग डिवाइस? ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर जो है सिंपल सा प्रश्न है, बेसिक सा प्रश्न है, ठीक है। आपको बेसिक से प्रश्न भी आने चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, पर आपको आने चाहिए। बेसिक से ही आपकी शुरुआत होगी, एडवांस लेवल के डायरेक्ट करवा कर जो है वो यहाँ पर ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर रहेगा पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। माउस जो आपके पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिस तरह से हम यहाँ पे पॉइंटिंग कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, ये तो पूरी यहाँ पे पॉइंटिंग हो रही है, तो इसे माउस पॉइंटिंग डिवाइस में रहता है। अगला प्रश्न है विच इज कंसिडर ए डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस क्या है? माउस है, डिजिटाइजर है, ऑप्टिकल स्कैनर है, या फिर लाइट पेन है? जल्दी से बता दीजिए। डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है? माउस है, डिजिटाइजर है, ऑप्टिकल स्कैनर है, या फिर लाइट पेन है? तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा डी, लाइट पेन, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड विद स्कैनर। निम्न में से कौन सा शब्द स्कैनर से संबंधित है? कार्ट्रिज है, ठीक है, मीडिया है, लेजर है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए कि स्कैनर से संबंधित कौन सा इसमें से शब्द है? कार्ट्रिज है, मीडिया है, लेजर है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा दोस्तों? इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास सी, लेजर, ठीक है। लेजर जो आपके पास संबंधित है स्कैनर से। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बार कोड स्टोर इंफॉर्मेशन यूजिंग। बार कोड जो आपके पास रहते हैं डाटा संग्रह करने के लिए इस्तेमाल होता है डॉट्स, पंच होल्स, थिक एंड थिन लाइंस, ऑल ऑफ दीज। जो आपके पास बार कोड्स लगे होते हैं, प्रोडक्ट पे भी आपने बार कोड्स देखे होंगे, ठीक है। तो वो कहता है कि बार कोड डाटा संग्रह करने के लिए इस्तेमाल होता है डॉट्स, पंच होल्स, थिक एंड थिन लाइंस, उपरोक्त सभी। जल्दी से बता दीजिए। आपने वहां पर भी देखी होगी बार कोड, काफी ज्यादा बॉटल्स पे लगा होता है, प्रोडक्ट पे लगा ही होता है बार कोड, आपके पास देखने को मिलेगा। तो वहां पे जो आपके पास रहती है बार कोड में, वो रहती है थिक एंड थिन लाइंस, ठीक है। तो ये बार कोड्स बनाए जाते हैं कोडिंग करके। अब अगला प्रश्न है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। निम्न में प्रिंटरों में से कौन ग्राफिक्स मुद्रण नहीं कर सकते हैं? डॉट मैट्रिक्स, या फिर डेजी व्हील, या फिर इंकजेट, या फिर लेजर? जल्दी से बता दीजिए। निम्न प्रिंटरों में से कौन जो है ग्राफिक्स मुद्रण नहीं कर सकते हैं, यानी कि ग्राफिक्स को जो है वो प्रिंट नहीं कर सकते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील, या फिर इंकजेट, या फिर लेजर? इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा बी, डेजी व्हील, ठीक है। डेजी व्हील जो है आपके पास वो ग्राफिक्स को यहां पर आपके पास प्रिंट नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर में बिल्ट इन मेमोरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन मेमोरी इन कंप्यूटर? ई रोम, रैम, रोम, या फिर पी रोम? जल्दी से बता दीजिए। ई रोम, रैम, रोम, या फिर पी रोम? इसका सही उत्तर आपके पास है रोम, ठीक है। रोम जो है कंप्यूटर में बिल्ट इन मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास ऑक्सिलरी मेमोरी इज कॉल्ड। ऑक्सिलरी मेमोरी को क्या कहा जाता है? प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, थर्ड मेमोरी, या फिर एक्स्ट्रा मेमोरी? प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड, या फिर एक्स्ट्रा मेमोरी? जल्दी से बता दीजिए ऑक्सिलरी मेमोरी को। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा बी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है निम्न में से? रोम है, हार्ड डिस्क है, डीवीडी है, या फिर रजिस्टर है? जल्दी से बता दीजिए। रोम है, हार्ड डिस्क है, डीवीडी, या फिर रजिस्टर है? 60
जल्दी से बता दीजिए। तो इसका आपके पास सही उत्तर रहेगा डीवीडी। डीवीडी जो है आपके पास ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है। अगला प्रश्न है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? डाटा को किसमें परिवर्तित करना? इंफॉर्मेशन में, प्रोग्राम्स में, ऑब्जेक्ट्स में या फिर चार्ट्स में? जल्दी से बता दीजिए। डाटा को कन्वर्ट किसमें करता है? मेन जो पर्पज रहता है आपके पास प्राइमरी पर्पज सॉफ्टवेयर का, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ए, इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो आपके पास प्राइमरी पर्पज रहता है सॉफ्टवेयर को, वो डाटा को जो है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड। एल्गोरिथम में एक गलती जो गलत परिणाम का कारण बनती है वो क्या रहती है? लॉजिकल एरर कहते हैं उसे हम, सिंटैक्स एरर कहते हैं, या फिर प्रोसीजरल एरर कहते हैं, या फिर कंपाइलर एरर कहते हैं? तो जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर, ठीक है। वो क्या मिस्टेक रहती है एल्गोरिथम में जो हमें इनकरेक्ट रिजल्ट देती है? तो यहां पे रहेगा आपके पास ए, लॉजिकल एरर, ठीक है। याद रखना है यहाँ पे आपको, ए लॉजिकल एरर। अगला प्रश्न है आपके पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू अकम्प्लिश, ठीक है, रियल वर्ल्ड टास्क, गेमिंग टास्क, कंप्यूटर सेंट्रिक टास्क, ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या पूर्ण करने के लिए डिजाइन किया जाता है? रियल वर्ल्ड टास्क को, गेमिंग टास्क को, कंप्यूटर केंद्रित टास्क को, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क को? जल्दी से बता दीजिए। तो यहां पर सही उत्तर आपके पास रहेगा ए, रियल वर्ल्ड टास्क को, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के प्रश्न। काफी ज्यादा लंबा ये हमारा सेशन चला और उम्मीद करता हूं ये सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। काफी ज्यादा लंबा ये सेशन चला है और इसमें काफी अच्छे तरीके से सभी व्यूअर्स जुड़े, काफी अच्छे तरीके से आपने अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बेसिक प्रश्न हमने काफी ज्यादा पूछे, और क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा और काफी ज्यादा ऐसे जिन्होंने कंप्यूटर में काफी ज्यादा कोर्सेज भी किए हुए हैं, ठीक है। तो जिन्होंने कोर्सेज किए हैं उनको तो बेसिक सा लगेगा, ठीक है, उनको एडवांस लेवल के प्रश्न चाहिए, और जिन्होंने नहीं किए हैं उनको जो है बेसिक से ही शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों अभी बेसिक का है और 2-3 दिन में जो है जल्दी से एडवांस लेवल की आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। एडवांस लेवल की इसलिए लेट क्लास लेकर आएंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी ताकि आपको जो है ताजा ताजा याद रहे और क्विक रिवीजन आपकी जो है उस हिसाब से जल्दी से हो सके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास भी आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार रही होगी। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है, जुड़े रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिनका भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक हमें जरूर दें, और साथ में आपका क्या स्कोर रहा, ठीक है, अपना स्कोर भी हमें जरूर बताएं ताकि आपको आपका स्कोर जानकर हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि हमारे जो यहाँ पे ये कार्य हो रहा है वो सफल रहा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही जो है मजेदार क्लास लेकर। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट सभी को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।